Hello everyone, welcome back to Study India channel. और as always we will focus on this particular series of class 6 ज्योग्राफी की। तो इसमें पढ़ेंगे मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे डोमेन क्या क्या चीज़ है। तो डोमेन मतलब जो ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर है, तो यही हमारे डोमेन है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जैसे कि इन आवर सोलर सिस्टम अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। ओके, तो कौन कौन से एक ऐसे एलिमेंट है जिससे कि अर्थ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है। तो उन एलिमेंट्स की जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर। एयर से आप सांस ले सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन से। वाटर, आप वाटर पिएंगे तभी आप जीवित रह सकते हैं। और उसी तरीके से लैंड पे वेरियस प्लांट्स हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। डेट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ओके, उसके बाद मेन कंपोनेंट, मेन डोमेन्स की बात करते हैं जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो सरफेस है अर्थ का, सपोज दिस पर्टिकुलर इज दिस सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स जोन है। ठीक है, इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर क्या करते हैं यहाँ पे, ये तीन मेन कंपोनेंट क्या करते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के जैसे समझाता हूँ। सपोज दिस पर्टिकुलर इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, और इस सरफेस पे जो मैंने ये आपको बताया, यहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। और दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन जब हो रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या, एक लाइफ सस्टेनिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। डेट्स वाई हम यहाँ जीवित रह पा रहे हैं, किसमें, अर्थ में। ओके, सो फिर एक एक करके बात करेंगे। लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है एंड हाइड्रोस्फीयर क्या है। तो शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ ऑन द अर्थ जहाँ हम जी रहे हैं। ठीक है, डेट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर वही जो गैसेस पोर्शन है अर्थ का, जैसे कि जहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड वेरियस अदर गैसेस हैं, उसको एटमॉस्फेयर कहेंगे। उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर वो सरफेस अर्थ का है जहाँ भी वाटर कवर है, उसको हम पर्टिकुलर को हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और एज यू ऑल नो 2/3 पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, और कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर से। डेट्स वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था अदर लेक्चर में। इसके अलावा बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर फिर से मैं कहूँ, अगर ये एटमॉस्फेयर है, अगर ये लिथोस्फीयर है और अगर ये हाइड्रोस्फीयर है, दिस पर्टिकुलर जोन जहाँ पे तीनों के तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्टिकुलर बायोस्फीयर, ये नैरो जोन हो गया जो ये हमारा बायोस्फीयर बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, डेट्स कॉल्ड अ बायोस्फीयर। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, लिथोस्फीयर को अच्छे से स्टडी करेंगे। एज आई ऑलरेडी डिस्कस यू, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर किन किन चीज़ों से बना होता है, किन किन चीज़ें हैं यहाँ। सबसे पहले रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की जो रॉक है, आपको पता होना चाहिए जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो तीन भागों में बटा है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो क्रस्ट है वो आउटर लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ होती है। तो लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रेंट होते हैं। और न्यूट्रेंट होने के कारण क्या, हम वेरियस प्लांट को ग्रो कर पाते हैं और जिस कारण से हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। उसके अलावा जो दो मेन डिवीज़न है अर्थ सरफेस के, अगर हम अर्थ सरफेस के मेन दो डिवीज़न करें तो एक कॉन्टिनेंट कह सकते हैं और एक ओशन बेसिन कह सकते हैं। सो जो लार्ज लैंड मासेस हैं, जहाँ लार्ज लैंड मासेस है उनको ही कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, और इस तरीके से बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, लगभग 6-7 कॉन्टिनेंट है, जिससे कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा ओशन बेसिन की बात करेंगे। सपोज दिस पर्टिकुलर इज द सरफेस ऑफ द ओशन, और ओशन ये इस तरीके से, ठीक है, और ये ओशन का बेस हो गया। ठीक है,
तो जो ये ओशन का जो बेस है, ये भी हम इसे क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस हो गया, ये सॉलिड पोर्शन हो गया, तो इसको हम कहेंगे ओशन बेसिन। ओके, इसको हम कहेंगे ओशन बेसिन। तो दो डिवीजन हमने कर दिए हैं लिथोस्फीयर के, वन इज कॉन्टिनेंट एंड सेकंड इज ओशन बेसिन। द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। ठीक है, ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जो जितने भी ओशन है वर्ल्ड के, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, अंटार्कटिक ओशन हो, आर्कटिक ओशन हो, दे ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि हम मैप पे भी शो करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको किस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने लायक है। ठीक है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर एंड एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम लेवल ऑफ सी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ये वाटर सरफेस ले लूँ, ठीक है, और ये सरफेस जैसे कि यहाँ पे बताया गया, द लेवल जो लेवल है वो सी वाटर का वो सेम है एवरीवेयर। ठीक है, और जो एलिवेशन होता है लैंड का वो सी से लिया जाता है। तो सपोज इस तरीके से यहाँ पे लैंड है, ठीक है, और ये एलिवेशन है, तो अगर इस एलिवेशन को नापना होगा तो हम कहाँ से नापेंगे, सी से नापेंगे इस तरीके से। तो ये इसका पर्टिकुलर एलिवेशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ पे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 इसकी मीटर सी लेवल से हमने इसकी जो एलिवेशन को नापा है वो है। उसके अलावा जो ग्रेटेस्ट डेप्थ, जो कि मैं ओशन बेसिन की बात कर रहा था, वो मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी जो डेप्थ है 11022 मीटर है। तो आप कह सकते हैं कि जो लैंड का जो एलिवेशन है इससे कहीं ज़्यादा सी की डेप्थ है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और जो ये मैरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशियन में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड। ओके, सो कॉन्टिनेंट्स की बात हमने करी थी। कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंट्स वेरियस कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका हो गया, उसके अलावा साउथ अमेरिका हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टिनेंट है, और ये 7 कॉन्टिनेंट है। अब आपको ये बताना है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। व्हाट आर दी स्पेसिफिक, क्या क्या इनके जो मेन पॉइंट है एशिया कॉन्टिनेंट्स के, यूरोप कॉन्टिनेंट्स के, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ मीन्स, कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ह्यूज लैंड मासेस। इट्स मीन्स एशिया का सबसे बड़ा लैंड मास है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड मास। सो अब आप समझ गए होंगे कि इसका कितना ज़्यादा ह्यूज लैंड मास है। अब आपको ये भी बताना है कि जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, इसके अलावा क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इस लैंड की, इस कॉन्टिनेंट की, ये समझेंगे। तो कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट एंड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर एशिया है और अगर ये यूरोप है, तो यहाँ पे एक लैंड मास है, एक माउंटेन है जिसे कि हम यूरल माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जो कि रशिया में, अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एशिया यूरोप से किस माउंटेन से अलग करता है, तो वो हो गया यूरल माउंटेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझने लायक है। और दोनों लैंड मासेस को, यूरोप की और एशिया को, अगर एक साथ हम कहेंगे तो यूरेशिया कहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद यूरोप की बात करते हैं।
यूरोप काफ़ी स्मॉलर है, ठीक है। एंड द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, तो मैंने जैसे कि बताया ये अगर एशिया है तो इसके वेस्ट में लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, इट इज़ बाउंडेड बाई वाटर बॉडी ऑन 3 साइड, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट, ठीक है। इस तरीके से ये देखिएगा, अगर सपोज ये यूरोप है तो यहाँ से आर्कटिक सर्कल भी पास होते हैं, ठीक है, और 3 साइड से लैंड से, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। इस साइड से नहीं, इस साइड से, ऊपर आर्कटिक सी है, इधर अंटार्कटिक है और नीचे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका की क्या स्पेसिफिकेशन है आपको ये याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही लाइन क्या करती हैं, पास करती हैं, तीनों ही लैटिट्यूड पास करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में दुनिया का सबसे हॉट डिजर्ट, जिसे कि सारा डिजर्ट कहते हैं, वो भी यहीं है, लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट। और दुनिया की सबसे लंबी जो लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसे कि हम नाइल कहते हैं, वो भी इसी कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, जो कि ये आपको याद रखनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं आपको बताऊँगा। सॉरी। उसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका के सबसे फेमस देश यूएसए हो गया, कनाडा हो गया और मैक्सिको हो गया, ओके। जनरली दीज आर कॉल्ड न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं इनको, ओके। तो जो नॉर्थ अमेरिका है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका से लिंक है वेरी नैरो चैनल, जिसको कि हम इस्तुमिस ऑफ पनामा कहते हैं। अब इस्तुमिस का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा लैंड मास जो कि बहुत बड़ी लैंड मास को आपस में जोड़ता है, उसको ही इस्तुमिस कहा जाता है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो करा इस्तुमस है वो कौन सी जगह है, ओके। नहीं आता है तो मैं आपको बता लूँगा, पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप जिस चीज़ को भी आता है, ठीक है। ओके, सो साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, यहाँ पे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मिलती है, जिसे कि हम एंडीज़ कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडीज़, ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी है, जिसे कि हम अमेजोन कहते हैं। अब माइट बी यू मे कन्फ्यूज हेयर कि सर अभी तो आपने पास लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है, अब कह रहे हैं आप लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है। तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने, यहाँ लॉन्गेस्ट का और यहाँ लार्जेस्ट का। दोस्तों जब कोई आपको लार्जेस्ट मिलेगा कहीं भी, तो लार्जेस्ट का मतलब वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और लॉन्गेस्ट का मतलब इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा अमेजोन में है, और इन टर्म्स ऑफ लेंथ नाइल रिवर सबसे लॉन्ग है, ओके। सो आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ डिफरेंस करनी थी, जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अमेजोन के जंगल, ठीक है, जिन्हें अमेजोन फॉरेस्ट सुना होगा, जिन्हें कि आपको वर्ल्ड के लंग्स भी कहा जाता है, ओके। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है। मैंने आपको बताया था दिस पर्टिकुलर इज इक्वेटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ये साउथ हेमिस्फीयर है, और ये इस साउथ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। इसकी जो खास बात है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ भी यहाँ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ्स क्या होती हैं किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ पे इसका जिक्र आएगा, ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिका के बारे में पढ़ें। देखिए अंटार्कटिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ की ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है कि हम ह्यूमन सेटलमेंट कर पाएँ। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन को क्या करा है, इस्टेब्लिश करा है, और इंडिया ने भी अपने रिसर्च स्टेशन को इस्टेब्लिश करा है, जिनका नाम मैत्री हो गया और दक्षिण गंगोत्री हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। मैत्री एक बार फिर से बता देता हूँ, दक्षिण गंगोत्री है, और ये साउथ पोल रीजन में ये अंटार्कटिका रीजन आता है। सो आप इस चीज़ को समझ पा गए होंगे यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद अब हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और नाउ वी विल फोकस ऑन दी हाइड्रोस्फीयर। एज आई ऑलरेडी डिस्कस यू, हाइड्रोस्फीयर अर्थ इज कॉल्ड अ blue planet because 2/3 part of it is covered by oceans or we can say covered with water, ओके। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दो अर्थ पे इतना ज़्यादा वाटर है बट ओनली 1% ही फ्रेश वाटर है, जिसमें से भी 1% में से भी बहुत सारा ग्लेशियर में है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है। और बहुत ही कम अमाउंट में हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है, जैसे कि 0.03 फ्रेश वाटर हमें मिल पा रहा है। बाकी सॉल्टी वाटर है जो कि पीने योग्य नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ वी विल फोकस ऑन द डिफरेंट ओशियंस कि किस किस तरीके से डिफरेंट ओशन है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लाइक पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, उसके बाद कहेंगे हम अंटार्कटिक ओशियन की बात, अटलांटिक ओशियन की बात करेंगे। तो एक वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओशियन क्या है, मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और जो ओशन का जो वाटर होता है ऑलवेज मूविंग होता है, ठीक है। थ्री चीप मूवमेंट ऑफ वाटर क्या है, देख वाटर की भी मूवमेंट होती है। और कौन कौन सी मूवमेंट है, लाइक, ठीक है। तो लाइक वेव्स, ठीक है, जो इस तरीके से, ठीक है। टाइड्स आप पढ़ चुके होंगे, टाइड्स किसे कहते हैं, और ओशियन करंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे, टाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ओशन करंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वेव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ पे हमारा ये जॉब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो 4 मेजर ओशन है हमारे, जैसे कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया एंड आर्कटिक ओशन हो गया, वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता चुका हूँ, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन among all the ocean and it cover 1/3 of the earth, ओके। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मेरियाना ट्रेंच है वो भी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। और पैसिफिक जो ओशन है इसकी जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, तो इतना आपको याद रखना था, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन की बात करेंगे अब। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एस की तरह है, ठीक है। इस तरीके से एस की तरह है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इसकी देखिए, अगर ये एस की तरह है ना, अगर मैं इसको, एक मिनट, ये कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ भी कॉन्टिनेंट है, और ये इस तरीके एस की शेप में, ये अटलांटिक ओशन हो गया। तो इसके वेस्ट पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और इसके ईस्ट पे ये यूरोप है, और इधर ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो आपको अभी मैप में बता दूंगा मैं ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो जो चीज़ें हूँ मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। तो जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक की वो इंटेंडेड है, ठीक है, इंटेंडेड। तो इसका क्या मतलब हो गया, आपको इस फिगर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंटेंडेड मतलब, देखिए जो ये कोस्ट लाइन है ना बिल्कुल इरेगुलर है, ये आप देख रहे होंगे। और जब ये कोस्ट लाइन ये कटी हुई है यहाँ पे इस प्रकार से, इसमें कट है, ठीक है, इस तरीके से ये शेप बना है। तो इस जो ये कट इरेगुलर शेप ऑफ कोस्ट लाइन में जो ये कट है, ये छोटे छोटे कट देख रहे होंगे आप, इनको ही इंटेंडेड कोस्ट लाइन कहा जाता है, ठीक है। एंड दीज इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेचुरल हार्बर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब पानी आता है तो पानी में क्या शिप हम क्या कर सकते हैं, अपना एंकर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ओशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड इंडियन ओशन की सबसे खास बात यह कि इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री पे पड़ा है, और वो कंट्री है हमारी, जिसे कि इंडिया कहा जाता है, ओके।
और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्कटिक ओशियन की बात करेंगे हम। आर्कटिक ओशियन, ठीक है, लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, ठीक है। और जो ये आर्कटिक सर्कल है ये कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से एक छोटी सी स्टेट, ठीक है, जिसे कि बेरिंग स्टेट कहते हैं। स्टेट एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। जैसे कि ये आर्कटिक सी था, आर्कटिक ओशन कह सकते हैं, और ये पैसिफिक ओशन था। तो इन दो ओशन को जो ये नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड अ स्टेट। ओके सो आप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। नाउ दो मेजर डोमेन को हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल फोकस ऑन द एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एटमॉस्फेयर आपको बताया था, जो गैसेस सराउंड द अर्थ है वो सारी क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस, जिसे कि हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। एंड दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि इसी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जब हम लेंगे तभी हम लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर। अगर मैं आपको बताऊं, जो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है अप टू 1600 किलोमीटर। ओके और अगर हम इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड करें तो हम 5 लेयर में अपनी एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 लेयर कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर, ओके, स्ट्रेटोस्फियर, उसके अलावा मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर के बाद कोई सा भी, एक्सोस्फियर के बाद हम जो भी स्फीयर होते हैं, ये कोई जो भी चीज़ होती है उसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी थी, उसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो मेनली कंपोनेंट क्या क्या है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑर्गन है। ठीक है, तो अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है। इस तरीके से आपको कम से कम 10 गैसेस की लिस्ट करनी है, और इस तरीके से आपको लिखनी है अपने, ये आपको एक असाइनमेंट हो गया। ठीक है इस तरीके की सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ये बता चुका मैं ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ दे रखी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। ठीक है, यू नो द क्लाइंबर ऑफ एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है जो कि यहाँ पे लिखी है। देखिए ये सपोज अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, और इस तरीके से गैसेस सराउंडिंग कर रही है अर्थ को। ठीक है, तो देखिए अर्थ की जो ग्रेविटी है सबसे ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है तो जितनी भी गैसेस हैं ग्रेविटी के कारण उनका जो पुल होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो जो ज़्यादातर गैस का जो डेंसिटी होगी वो अर्थ की सरफेस के नियर होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो गैसेस की वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इट्स मीन उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर डेंसिटी ऑफ द गैस कम है तो हमें ऑक्सीजन लेनी होगी उस इस पर्टिकुलर लेयर से, तो हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिल पाएगी। तो इसी चीज़ को इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से, अब यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। एंड दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। ओके, द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज as we go upward and the atmosphere exert pressure on the earth. This vary from place to place. Some area experience high pressure and some, अब देखिए यहाँ पे क्या है देखिए अगर ये मैंने कहा आपको कि अर्थ की सरफेस की एयर जो डेंसिटी है एयर की वो ज़्यादा होती है। अगर डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा है सरफेस के अराउंड तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। इट्स मीन सरफेस पे ज़्यादा डेंसिटी
प्रेशर होता है। एंड एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो प्रेशर भी क्या होता है, घटता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर एंड डेंसिटी में क्या होता है, डिक्रीज होता है एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसके अलावा अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर में जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता जाता है। तो आपको ये छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा जो एयर की मूवमेंट किस तरीके से होती है, तो एयर की मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होती है। तो सपोज अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इस तरीके से एयर विल ट्राई टू गो और ट्राई टू मूव इन द लो प्रेशर डायरेक्शन। और जैसे जैसे यहाँ पे फिर से एयर इकट्ठा होती जाएगी, यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर हो जाएगा और इस तरीके से एयर विल अगेन मूव टूवर्ड द लो प्रेशर। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ एयर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तीनों डोमेन के बारे में आपको बता चुका हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ। सपोज दिस इज द एटमोस्फीयर वन डोमेन, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड दिस नैरो जोन, जहाँ पे तीनों चीज़ ओवरलैप, इंटरेक्ट और मीट कर रही हैं, इस नैरो जोन को ही हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। और इस बायोस्फीयर में ही सारी जो लाइफ है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर एंड इट इज़ द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। सो लास्ट पैरा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, पढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपको पर्टिकुलर फिगर है, आप इसको देखिए। ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी स्पीसीज़ हैं हमारी, जैसे कि मैमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और बहुत सारी स्पीसीज़ उस बायोस्फीयर में रहती हैं। ओके, इसके अलावा द ऑर्गेनिज्म इन अ बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में उनको हम ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ऑर्गेनिज्म ये बायोस्फीयर में, तो उनको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन से एनिमल है और कौन से प्लांट है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस निकलेंगे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एनिमल किंगडम में कौन कौन सी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, वी विल नॉट डील विद दैट। ओके, एंड द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन अ सम वे और अदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है जो कि मैं आपको समझा भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से बायोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ द अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। इस तरीके से इस लेक्चर को भी आप यहीं पे समाप्त करते हैं। और दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखे तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी। सो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आपको बहुत सारी लेक्चर लाने के लिए। सो प्लीज़, सो इसी तरीके से स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और इस तरीके से आप सभी को सुरक्षित रहना है। सो थैंक यू फॉर द टुडे।